इस वीडियो में हम अपने इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो कंप्लीट कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट है कंपटीशन। कंपटीशन यानी कि जब दो स्पीसीज किसी सिमिलर रिसोर्स के लिए compete कर रही होती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन कर रही होती हैं, तो उस टाइम पे उस इंटरेक्शन को बोलते हैं कंपटीशन। अब ये जो कंपटीशन टाइप का इंटरेक्शन है ये इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन या स्पीसीज इंटरेक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक, एक सिंगल स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन, और दूसरा इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच में, दो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच के मेंबर के बीच में इंटरेक्शन। जो कंपटीशन है वो एक ऐसा इंटरेक्शन है जो दोनों टाइप का हो सकता है। एक स्पीसीज के मेंबर भी आपस में compete कर सकते हैं और दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर भी आपस में compete कर सकते हैं। तो कंपटीशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो कंपटीशन मतलब जब भी कहीं पर शेयर्ड रिसोर्स होता है, जब भी कहीं पर शेयर्ड रिसोर्स होता है, वो शेयर्ड रिसोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो शेयर्ड रिसोर्स स्पेस को लेकर के, जगह को लेकर के हो सकता है, वो शेयर्ड रिसोर्स फूड को लेकर के हो सकता है, मेटिंग पार्टनर को लेकर के हो सकता है। कभी भी अगर शेयर्ड रिसोर्स एग्जिस्ट करता है तो दो इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होता है। अब ये जो कंपटीशन होता है लीड टू कंपटीशन। अब ये जो कंपटीशन है ये दो टाइप्स का है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। एक होता है ये इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है ये इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक हमेशा कंपटीशन की जो इंटेंसिटी होती है ना वो किससे डिफाइन होती है कि जो शेयर्ड रिसोर्स हैं उनका ओवरलैप कितना है। अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें तो एक इंडिविजुअल मान लो ए है और दूसरा इंडिविजुअल सेम स्पीसीज का मेंबर है इसलिए ए है। इन दोनों का जो शेयर्ड रिसोर्स है वो बहुत ही हद तक सिमिलर होगा। जो चीज एक स्पीसीज के मेंबर को चाहिए सेम चीज उसी स्पीसीज के दूसरे मेंबर को भी तो चाहिए। भाई अगर हम दो टाइगर की बात करें, मान लो ये दोनों क्या हैं, टाइगर, ये दोनों ही टाइगर हैं, तो टाइगर का फूड भी सेम होता है, टाइगर का हैबिटाट भी सेम होता है, टाइगर के मेटिंग पार्टनर भी सेम होते हैं, टाइगर जहां पे रहता है वो भी जगह सेम होती है। लेकिन अगर इंटर स्पेसिफिक में बात करें जहां पे दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर हैं, मान लो हमारे पास में ये एक डॉग है और यहाँ पे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, मान लो कैट है, तो इनके बीच में हो सकता है कुछ परसेंटेज सिमिलैरिटी हो लेकिन 100% सिमिलैरिटी या बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी तो नहीं होगी। इसका मतलब शेयर्ड रिसोर्स का ओवरलैप इंटर स्पेसिफिक में कम होता है और इंट्रा स्पेसिफिक में ज़्यादा होता है। इसकी वजह से अगर कभी भी हमें इंटेंसिटी पूछी जाए, कंपटीशन की इंटेंसिटी कैसे डिसाइड होती है कि इन दोनों के बीच में ओवरलैप कितना हो रहा है, जो शेयर्ड रिसोर्स हैं वो कितने ओवरलैप कर रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक में ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की जो इंटेंसिटी होती है वो हायर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी रिलेटिवली कम होती है, इसके कंपैरिजन में कम इंटेंसिटी ये दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें, डार्विन के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, स्पीसीज के इवोल्यूशन में, अडेप्टेशन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का होता है। तो ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू डार्विन कि इंटर स्पेसिफिक फोर्स कंपटीशन पोटेंट फोर्स है इन इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, क्योंकि जब दो स्पीसीज कॉम्पीट करती हैं तो वो एक दूसरे को ज़्यादा बेटर अडेप्ट करने की कोशिश करती हैं, ज़्यादा बेटर रिसोर्स को अडेप्ट करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए स्पीसीज कॉन्टिन्यूसली इवोल्व करती है। ये तो हो गया कंपटीशन का टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं। अब हमें कंपटीशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि भाई हम कंपटीशन कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हमें एक लाइन में कंपटीशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो कंपटीशन की टोटल दो डेफिनेशन है, एक क्लासिकल डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन है जो स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशन हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अलावा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का जो आज के टाइम पे यूज किया जाता है। पहले हम जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का, वो कैसे समझाते हैं। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट
ऑफ कंपटीशन, कैसे कंपटीशन को अर्लियर डेज में समझाया जाता था। पुराने समय पर यह माना जाता था कि कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीसीज के बीच में हो सकता है, ऐसे स्पीसीज जो आपस में जिनका रिलेशन है या आपस में जो क्लोजली रिलेटेड हो, उन्हीं के बीच में कंपटीशन हो सकता है। वो भी तब जब जो शेयर्ड रिसोर्स है, जो दोनों के बीच में कॉमन रिसोर्स है, वो लिमिटेड कंडीशन में होना चाहिए, मतलब उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, तो उसी दौरान कंपटीशन वर्क करता है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में 2 पॉइंट्स हैं कि कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होता है, ओनली बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उन्हीं के बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है। दूसरा, जो शेयर्ड रिसोर्स है, जो दोनों के बीच में शेयर्ड या फिर अगर हम बात करें कॉमन रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, इज शुड बी लिमिटेड। जब वो लिमिटेड होगा तभी कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है। लेकिन आज के टाइम पे ये दोनों कॉन्सेप्ट डिसअप्रूव किए जा चुके हैं। जैसे कि अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, ओनली बिटवीन द रिलेटेड स्पीसीज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमें मालूम है कंपटीशन बहुत ही अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी ऑपरेट करता है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जहां पे अगर हम इस पहले कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन देखें तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम शैलो वाटर साउथ अमेरिकन लेक्स। जो साउथ अमेरिकन लेक्स हैं उनमें कम गहरी लेक्स हैं कई सारी। उस कम गहरी लेक्स में एक तो रेजिडेंट फिशेज हैं। उस गहरी लेक के अंदर में क्या रहती हैं, रेजिडेंट फिश रहती हैं, रेजिडेंट फिश भी रहती हैं, जो किसके ऊपर में फीड करती हैं, जू प्लैंक्टन को। ये फिश जो इस लेक्स में, इन लेक्स में पाई जाती हैं, वो जू प्लैंक्टन को खाती हैं। पर बीच बीच में जब हमारे पास में विजिटिंग फ्लेमिंगोज या माइग्रेटिंग फ्लेमिंगोज, जो ऊपर पहाड़ वाले एरियाज होते हैं, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उन पहाड़ वाले इलाकों से जो फ्लेमिंगोज होती हैं वो भी वहाँ से मूव करके कुछ समय के लिए माइग्रेट करके मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं। जब वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं तो वो विजिटिंग फ्लेमिंगोज या फिर जो माइग्रेटिंग फ्लेमिंगोज हैं वो भी आकर के उन वाटर में जू प्लैंक्टन के को फीड करती हैं। तो हमारे पास में विजिटिंग फ्लेमिंगोज हैं, विजिटिंग फ्लेमिंगोज जो माइग्रेट करके आती हैं। अब चाहे ये फिश की बात करें जो वहीं पर रहती हैं, या फिर हम विजिटिंग फ्लेमिंगोज की बात करें जो समय समय पर वहां पर आती हैं, दोनों के लिए फूड सोर्स क्या है, जू प्लैंक्टन। दोनों किसको खाते हैं, जू प्लैंक्टन को खाते हैं। अब क्योंकि दोनों यहाँ पे जू प्लैंक्टन को खाते हैं तो एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट तो करेंगे ही, लेकिन क्या ये फिश और फ्लेमिंगो के बीच में कोई रिलेशन है? दोनों अलग अलग जगह पे नॉर्मली रहते हैं। फ्लेमिंगो पहाड़ों पे रहता है और फिश लेक्स में हमेशा रहती हैं। दोनों का नेचर भी सेम है, फाइलम भी अलग है, वो फिश को बिलोंग करती है और ये एक बर्ड है, तो इनके बीच में कोई बहुत कॉमन रिलेशन नहीं, लेकिन उसके बाद में भी कंपटीशन ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट है ये तो गलत प्रूफ कर दिया हमने। ये जो दूसरा पॉइंट है, शेयर्ड कॉमन रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए, ये भी आज के टाइम पे डिसअप्रूव किया जा चुका है। क्योंकि हमें पता है एक कंपटीशन का टाइप है जिसका नाम है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन, कंपटीशन भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक कंपटीशन का टाइप होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। अगर हम इस पर्टिकुलर टाइप के कंपटीशन की बात करें तो यहां पे जो एक स्पीसीज है, मान लो ये स्पीसीज नंबर 1 है, ठीक है, ये अपने एरिया में फीड करती है, ये अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में फीड करती है। अब इसी एरिया में अगर हम दूसरी स्पीसीज को डाल दें, अगर इसी एरिया में हम दूसरी स्पीसीज को डाल दें तो इस दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से इसका जो फीडिंग एफिशिएंसी है, जो खाने की कैपेबिलिटी थी, जो खाने की एफिशिएंसी है, अपनी एनर्जी खाने में यूटिलाइज कर रहा था, वो अब क्या होगा, इसके साथ क्लैश करने में इसकी एनर्जी जाएगी। इसके प्रेजेंस होने की वजह से जो एनर्जी ये खाने में बिताने वाला था वो किसके साथ क्लैश करके बिताएगा, इस सेकंड स्पीसीज के साथ में क्लैश करके बिताएगा। भले से यहाँ पे रिसोर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, जो इनका फूड सोर्स है दोनों का वो सिमिलर है, सेम है और वो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद में भी क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट क्लैश होगा तो जो एनर्जी ये खाने में बिताने वाले थे अब वो किस में बिताएंगे, क्लैश में, एक दूसरे के साथ में लड़ने में बिताएंगे। तो इसकी वजह से ये जो स्पीसीज 1 है
इसकी फीडिंग एफिशिएंसी अपने आप क्या हो जाएगी, अगर इसकी फीडिंग एफिशिएंसी अपने आप देखें तो वो कम हो जाएगी। इसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम क्यों हुई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज नंबर 2। तो दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंस की वजह से ये जो एक स्पीसीज है इसकी फीडिंग एफिशिएंसी अपने आप कम हो गई। भले से रिसोर्स जो था वो लिमिटेड नहीं था, रिसोर्स जो था वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट था दोनों के लिए, फिर भी यहाँ पे इसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हुई। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन में तो शेयर्ड रिसोर्स का लिमिटेशन होने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया हमारे पास। तो इसी वजह से आज के टाइम पे हम ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसकी जगह हमारे पास एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का, न्यू कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का, जो कंपटीशन को उसके फिटनेस के अकॉर्डिंग मेजर करता है। जो पर्टिकुलर स्पीसीज है ना उसके फिटनेस के बेसिस पे मेजर करता है, उनके आर वैल्यू के बेसिस पे मेजर करता है। तो अब हम चलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का वो क्या कहता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपटीशन होता है ना वो डायरेक्टली किस चीज को कंट्रोल करता है, स्पीसीज की फिटनेस को कंट्रोल करता है। जो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की फिटनेस है कंपटीशन से उस पर अफेक्ट दिखाई पड़ता है। अब कंपटीशन किसी स्पीसीज की फिटनेस को कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा या कैसे अफेक्ट करेगा, उसको मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, आर वैल्यू। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था आर वैल्यू होती है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है ये हमें ये बताता है कि कोई स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी तेजी से एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में ग्रो कर सकती है। तो स्पीसीज फिटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर वैल्यू के। तो कंपटीशन का अगर हमें इंपैक्ट देखना है एक पॉपुलेशन पे तो हमें यह समझना होगा कि कंपटीशन की वजह से उसका आर वैल्यू जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है उसमें क्या चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी चेंजेस वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं इसका मतलब वही चेंजेस उसकी स्पीसीज फिटनेस के ऊपर में जाकर रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें डिफाइन करना है कंपटीशन को। दस लोअरिंग ऑफ intrinsic rate of natural increase or R value of a population due to presence of other population in given area। एक गिवन एरिया में दो पॉपुलेशन रहते हैं जिनके आर वैल्यू अगर वो अकेले अकेले रहते तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में थे, लेकिन जब दोनों को साथ में रखा जाता है तो दोनों का आर वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। आर वैल्यू रिड्यूस हो रहा है मतलब दोनों का फिटनेस स्लाइटली कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है वही उसके कंपटीशन इंपैक्ट को दिखाता है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं। मान लो एक एरिया है, उस एरिया में अगर स्पीसीज नंबर ए रहती, अकेले ये स्पीसीज ए इस एरिया में पाई जाती, तो इस एरिया में स्पीसीज ए का इंट्रिंसिक रेट था आर ए। इसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितना आता, आर ए। मान लो सेम एरिया के अंदर में हम स्पीसीज ए की जगह स्पीसीज बी को रखते, इस स्पीसीज ए को ना रखने के बजाय हमने क्या रखा, स्पीसीज बी को। तो स्पीसीज बी का इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आएगा यहाँ पे आर बी। अब इमेजिन करो कि सेम एरिया के अंदर में दोनों स्पीसीज को कंबाइन कर दिया, दोनों स्पीसीज को साथ में रखा। जब दोनों स्पीसीज को हमने साथ में रखा तो इनके बीच में रिसोर्स ओवरलैप हुआ। भाई इनके बीच में रिसोर्स तो ओवरलैप होगा ना, दोनों के बीच में सिमिलर रिसोर्स को लेकर के ओवरलैप है, मान लो इतना बड़ा। इसकी वजह से जो स्पीसीज वन था उसका आर वैल्यू रिड्यूस हुआ और वो चेंज होकर के बन गया आर ए डैश, वो चेंज होकर के बन गया आर ए डैश। स्पीसीज टू का भी जो बी था स्पीसीज, उसका आर वैल्यू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वो भी डिक्रीज हुआ और उसकी वैल्यू हो गई आर बी डैश। तो आर ए से आर बी आर ए डैश और आर बी से आर बी डैश में कन्वर्ट हो गया। अब कितना डिग्री डिफरेंस आया है भाई, अगर हम बात करें जो चेंज हुआ है आर ए से आर ए डैश में और आर बी से आर बी डैश में, ये कितना परसेंटेज चेंज हुआ है या कितना ज्यादा चेंज हुआ है। दोनों का अलग अलग चेंज होगा, सिमिलर तो चेंज होगा नहीं। मान लो कि जो आर ए डैश माइनस आर ए है, माइनस आर ए है, वो ज्यादा है
एज कंपेयर टू, अच्छा ये कम है तो हमें इसको पहले लिखना पड़ेगा डैश आर बी माइनस आर बी डैश। इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनके बीच में जो डिफरेंस आया है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि भाई ए स्पीसीज के आने के बाद में जो स्पीसीज बी का आर वैल्यू है वो ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। भाई स्पीसीज ए की प्रेजेंस की वजह से जो स्पीसीज बी का आर वैल्यू है वो ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, तभी तो इसमें गैप, सॉरी ए का ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, हमने यहाँ पे साइन डाला है, मतलब आर ए का वैल्यू जो है वो ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, गैप ज़्यादा आया है एज कंपेयर टू बी के गैप में। इसका मतलब ये जो है ये कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज है। कंपटीशन में करने में एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज होगी और दूसरी कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज होगी। जिसके अंदर में उसके इंट्रिंसिक रेट का गैप ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है वो कैसी हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज। ये कंपटीशन कर रही है लेकिन कंपटीशन में इन्फीरियर स्पीसीज मानी जाएगी। और जहाँ पर ये गैप कम दिखाई पड़ रहा है रिलेटिवली, उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। ये हो जाएगी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर यानी कि बेटर कॉम्पीट कर सकता है, वो अपने एरिया में बेटर अडेप्टेड है, ज़्यादा अच्छे से कॉम्पीट कर सकता है। और अगर दोनों को बहुत लंबे टाइम तक एक ही एरिया में रखा जाएगा तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज इन्फीरियर वाले को एलिमिनेट भी कर सकती है। ऐसा जो हाइपोथेसिस है, गॉस हाइपोथेसिस, वो भी अब हम आगे समझेंगे। ये हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन, जहां पे ये कंपटीशन को रिलेट करता है उनके फिटनेस लेवल से या फिर उनके इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज के फैक्टर से डायरेक्टली। अब आते हैं रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, हमने समझ लिया। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि कंपटीशन से क्या रिजल्ट निकलता है। अगर दो स्पीसीज आपस में लगातार इकोसिस्टम में compete कर रही हैं, एक एरिया में compete कर रही हैं, तो एक लंबे समय पर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। तो दो पॉसिबल रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास होते हैं, दोनों को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहला रिजल्ट है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अब एक्सक्लूजन जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जो टर्म सजेस्ट कर रहा है, मतलब एक स्पीसीज का रिमूवल। अगर लगातार दो पर्टिकुलर स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हैं तो एक लंबे टाइम पर जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इन्फीरियर वाले को एलिमिनेट कर देगी उस एरिया से, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगी, और जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज होगी वो पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है गॉज। तो इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया था गॉज नाम के एक साइंटिस्ट ने, और इस प्रिंसिपल को बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रपोज्ड बाय गॉज। इसका सिंपल सा मतलब है, इसका अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो टू कॉम्पीटिंग स्पीसीज, अगर दो स्पीसीज हैं जो कॉम्पीट कर रही हैं, स्पीसीज फॉर सेम रिसोर्स, और जो कॉम्पीट कर रही हैं वो किसके लिए कॉम्पीट कर रही हैं, सेम रिसोर्स के लिए, कैनॉट indefinitely live together। cannot indefinitely मतलब वो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते। live together, जब वो साथ में नहीं रह सकती तो उनमें से किसी एक का एलिमिनेशन, किसी एक का एक्सक्लूजन होना पड़ेगा। और किसका एक्सक्लूजन होगा, कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन। जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज है, इन्फीरियर स्पीसीज विल बी इवेंचुअली एलिमिनेटेड, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, उस एरिया से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज। इसी स्टेटमेंट का एक बेटर वर्जन है जिसको बायोलॉजिकली ज़्यादा करेक्ट माना जाता है, जिसको निश कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अभी आपने निश कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, जो इकोसिस्टम वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक निश कंसेप्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ। किन्हीं भी दो स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया में सेम निश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनके बीच में सेम निश होगा तो उनके बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन होने लगेगा कि अल्टीमेटली उनमें से किसी एक को एक्सटेंट होना पड़ेगा। तो इसी स्टेटमेंट को जो हमने ऊपर लिखा है, इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है कि टू स्पीसीज इन अ गिवन एरिया हैव सेम निश, उनमें से किसी एक का
एक्सटेंशन अपने आप हो ही जाएगा एक लंबे टाइम में। अब ये नीश कॉन्सेप्ट क्या है, अभी के लिए आप ये याद रख लो, नीश मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज कितने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करती है उसको मिला के बोला जाता है उसका नीश। तो अगर दो स्पीसीज का नीश बिल्कुल सेम है, मतलब उनके जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है, उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पर वो बहुत लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकते, एक ना एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका एक केस स्टडी या फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो एग्जाम्पल गैलापेगस आइलैंड से लिया गया है। गैलापेगस आइलैंड बहुत फेमस आइलैंड है, डार्विन के वर्क के लिए याद किया जाता है। उसी आइलैंड से ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जो गैलापेगस आइलैंड है, गैलापेगस आइलैंड है, उनके ऊपर में एक टॉर्टोइस पाया जाता है, अबिंगडन टॉर्टोइस, अबिंगडन टॉर्टोइस, कछुआ। अब ये जो अबिंगडन टॉर्टोइस है ये हर्बीवोरस एनिमल होता है, ये घास पत्ते फूल खाता है, मतलब ग्रेजिंग करता है उस पे। लेकिन ह्यूमंस के आने के बाद में, जैसे ही ह्यूमंस गैलापागोस आइलैंड पे गए तो ह्यूमंस ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ह्यूमंस ने गैलापागोस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस किया, जो बकरी होती है गोट को इंट्रोड्यूस किया। अब गोट जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ तो इन दोनों का फूड सिमिलर है, वेजिटेशन। ये दोनों क्या खाते हैं, वेजिटेशन, दोनों हर्बीवोर्स हैं। क्योंकि दोनों वेजिटेशन को खाते हैं इसीलिए दोनों के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट होगा, दोनों का निश ओवरलैप होगा, रिसोर्स ओवरलैप होंगे। जब दोनों के बीच में रिसोर्स ओवरलैप होंगे तो गोट जो है वो मैमल है, तेज चल सकता है, तेज मूवमेंट करने की वजह से ये जल्दी से घास को खा सकता है। क्योंकि इसकी बेटर फीडिंग एफिशिएंसी है, इसकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी है बेटर है, फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो गोट की बेटर है, क्योंकि ये मैमल है, तेजी से भाग सकता है। ऐसा देखा गया कि सिर्फ 10 सालों के अंदर में इस गैलापेगस आइलैंड से सारे के सारे अबंडेंट टॉर्टोइस एक्सटेंट हो गए। गोट की बेटर फीडिंग एफिशिएंसी या फिर उसके सुपीरियर कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से जितने भी अबंडेंट टॉर्टोइस थे उस पर्टिकुलर गैलापेगस आइलैंड पे विद इन 10 ईयर्स या एक डेकेड के अंदर में वो सारे के सारे एक्सटेंट हो गए। तो ये हमारा एक बहुत ही डेफिनेट प्रूफ है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। इसके अलावा अगर हम लेबोरेटरी सेटअप्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां पे हमें दिखाई पड़ता है कि अगर हम दो स्पीसीज को एक सेटअप में छोड़ देते हैं और कॉमन रिसोर्स रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में उनमें से एक ही स्पीसीज बचती है, दूसरी अपने आप में एक्सक्लूड हो जाती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट करने वाले। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं। अगर हमेशा ऐसा होता तो हम ये बोलते ही नहीं कि कंपटीशन के डिफरेंट रिजल्ट, तो मतलब तो कंपटीशन का एक ही रिजल्ट आता। लेकिन कंपटीशन के कई बार नेचर के अंदर में अलग रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं, जिसमें से एक रिजल्ट है रिसोर्स पार्टीशनिंग। जो सेकंड रिजल्ट अब हमें समझना है दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर दो स्पीसीज अपने बीच में रिसोर्स को डिवाइड कर लें, किसी भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है वो अपने टाइम ऑफ फीडिंग को चेंज कर ले, एक अलग टाइम पे फीड करती है एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज अलग टाइम पे फीड करती है, या फिर पैटर्न ऑफ फोरेजिंग, वो किस तरह का खाना खाते हैं उसको चेंज कर दें, थोड़ा बहुत स्लाइटली ऑल्टर कर सकते हैं, अगर उसको चेंज कर दें तो वहां पे भी रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग का सिंपल सा मतलब है कि दो स्पीसीज जो सेम रिसोर्स को लेकर के कंपीट कर रही हैं वो अपने फीडिंग हैबिट में स्लाइटली चेंज लेकर के आएंगे, और स्लाइट चेंज की वजह से उनका जो रिसोर्स है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन में ओवरलैप आ रहा था वो उतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। और जैसे ही कंपटीशन कम होगा या कंपटीशन खत्म होगा तो वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकती है। तो नेचर में हमेशा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो ये ज़रूरी नहीं है। नेचर में कई बार ऐसा सेटअप देखने को मिलता है कि स्पीसीज अपने अंदर में चेंजेस लेकर के आती हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को लेकर के अपने अंदर में ऑल्ट्रेशन, वेरिएशन लेकर के आती हैं, जिससे कि सारी स्पीसीज या दोनों स्पीसीज एक साथ को एग्जिस्ट कर सके। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से क्या प्रमोट होता है? को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस। अब क्या होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग वो समझ लेते हैं पहले।
ये रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था मैक आर्थर नाम के एक साइंटिस्ट ने। जैसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस ने प्रपोज किया था, वैसे ही रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट मैक आर्थर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। मैक आर्थर, इन्होंने बताया कि कई बार जो कॉम्पीटिंग स्पीसीज हैं वो अपने अंदर में वेरिएशन ले आती हैं। समटाइम्स कॉम्पीटिंग स्पीसीज चेंज देयर रिसोर्स यूटिलाइजेशन पैटर्न, अपने रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, उस रिसोर्स यूटिलाइजेशन पैटर्न को चेंज कर देते हैं। जैसे सबसे इजी समझना है, फीडिंग हैबिट को चेंज कर देते हैं। और जब वो फीडिंग हैबिट को चेंज करते हैं तो सबके सब दोनों कॉम्पीटिंग स्पीसीज साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग का रिजल्ट क्या होता है? को एग्जिस्टेंस, मतलब वहां पे स्पीसीज का एक्सटेंशन होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वार्बलर स्पीसीज। जब मैक आर्थर ने इस रूल को प्रपोज किया था तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को एग्जिस्टेंस फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया था, जहां पे उन्होंने देखा कि 5 रिलेटेड वार्बलर स्पीसीज, एक बर्ड होती है वार्बलर, 5 अलग अलग वार्बलर स्पीसीज जो आपस में रिलेटेड थी, वो एक ही प्लांट के ऊपर में, एक ही ट्री के ऊपर में फोरेज कर रही थी। एक ही ट्री था बड़ा सा, और उसी ट्री के ऊपर में वो पांचों एक साथ सरवाइव कर रही थी। वो एक साथ इसीलिए सरवाइव कर रही थी क्योंकि उनके फीडिंग पैटर्न में, फोरेजिंग पैटर्न में स्लाइटली डिफरेंस था, बिहेवियरल डिफरेंस उनको दिखाई पड़ा। तो इस वजह से वो सारी की सारी जो पांचों वार्बलर स्पीसीज थी, बर्ड स्पीसीज, वो एक ही ट्री के ऊपर में सरवाइव कर रही थी। तो ये एग्जांपल है रिसोर्स पार्टीशनिंग का। कंपटीशन का एक और रिजल्ट हमें समझना है, कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, इसका मतलब है कि अगर हमें कंपटीशन को प्रूफ करना हो, इससे हम कंपटीशन किन्हीं दो स्पीसीज के बीच में एक्चुअल में हो रहा है, इस चीज को प्रूफ भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब है कि अगर कहीं पर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है, उनमें से एक स्पीसीज को हम रिमूव कर दें, एक छोटे से सेटअप में, आर्टिफिशियल सेटअप में हम एक पार्टिसिपेटिंग या एक कंपीटिंग स्पीसीज को अगर रिमूव कर देंगे तो कंपटीशन क्या होगा? दूसरी स्पीसीज के लिए खत्म हो जाएगा। जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो जो बची हुई स्पीसीज है वो सारे के सारे रिसोर्स को यूटिलाइज करने लग जाएगी, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। मान लो हमारे पास में एक स्पीसीज है ए, एक स्पीसीज है बी, इनके बीच में कॉम्पिटिटिव शेयर्ड रिसोर्स है, इतना शेयर्ड रिसोर्स है। लेकिन अगर हम बी स्पीसीज को रिमूव करा दें, उस एरिया से हम बी स्पीसीज को पूरी तरह से निकाल लें, तो ए स्पीसीज क्या करेगी? जितना रिसोर्स अवेलेबल है सारा का सारा यूटिलाइज करने लगेगी। तो ए स्पीसीज का जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन के हटने पर एक स्पीसीज अपना दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, क्योंकि उसके ऊपर में अब कॉम्पीटिंग स्पीसीज का जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो अब एक्ट नहीं कर रहा होता। इसका भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में केस स्टडी की फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें हमें स्कॉटलैंड के जो इंटर टाइडल जोन है उसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज का कंपटीशन, दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन को समझना है। तो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, यहां पर इसके इंटर टाइडल एरिया मतलब जहां पर टाइड्स आती हैं, टाइड्स जो होती हैं दिन में 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड आती है, जहां पे पानी का लेवल होता है। मान लो ये पानी का नॉर्मल लेवल है, हाई टाइड में पानी इतना ऊपर जाता है और लो टाइड में पानी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो पानी इतना नीचे तक जाता है लो टाइड में। तो ये लो टाइड है और ये हाई टाइड, और ये नॉर्मल लेवल है, जो वाटर का नॉर्मल लेवल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक वार्बलर स्पीसीज, पर्टिकुलरली 2 वार्बलर स्पीसीज रहती हैं जिनको बोलते हैं बारनेकल स्पीसीज, बारनेकल बेलेनस एंड बारनेकल कैथामेलस। बारनेकल बेलेनस और बारनेकल कैथामेलस।
ये 2 वार्बलर स्पीसीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये अकेले अकेले एग्जिस्ट करती तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक एरिया दोनों ऑक्यूपाई करती हैं। लेकिन जब हम दोनों को साथ में देखते हैं, नेचर में दोनों साथ में ग्रो करती हैं, तो दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है वो चेंज होता है। जो बार्नेकल बेलेनस है वो यहां नीचे पाया जाता है, क्योंकि यहां पे पानी होने की संभावना ज्यादा देर तक पानी रहेगा। ये नीचे वाला एरिया हाई टाइड में भी पानी में रहेगा, नॉर्मल लेवल पे भी रहेगा, सिर्फ लो टाइड में पानी के बाहर रहेगा। लेकिन जो बेकार वाला एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है, बार्नेकल कैथामेलस, यहां पर पाया जाता है। जब दोनों साथ में ग्रो करते हैं तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, बार्नेकल कैथामेलस ऊपर और बार्नेकल बेलेनस नीचे। अब क्योंकि बार्नेकल बेलेनस ने अच्छा वाला एरिया ऑक्यूपाई करा है, इसका सिंपल सा मतलब है ये सुपीरियर है, कंपटीशन में ये सुपीरियर है और कंपटीशन में ये इन्फीरियर है, इसीलिए वो ऊपर पड़ा हुआ है, उसके पास पानी कम पहुंचता है, नीचे बार्नेकल बेलेनस को ज्यादा टाइम के लिए पानी मिलता है। अब एक आर्टिफिशियल सेटअप में एक छोटे से एरिया में साइंटिस्ट ने क्या किया, बार्नेकल बेलेनस को पूरी तरह से रिमूव कर दिया। जो बार्नेकल बेलेनस है इसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया। जैसे ही बार्नेकल बेलेनस को पूरी तरह से रिमूव किया तो कुछ दिनों में देखा गया बार्नेकल कैथामेलस इस पूरे एरिया में, जहां पर बार्नेकल बेलेनस पहले ग्रो कर रहा था, उस एरिया में भी ग्रो करने लगा, क्योंकि वहां पे अब उसको कॉम्पिटिंग स्पीसीज के फेस नहीं करना पड़ रहा, उसको नेगेटिव इंपैक्ट फेस नहीं करना पड़ रहा। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज होकर के उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इंक्रीज कर लिया। तो ये होता है हमारे पास में कॉम्पिटिशन का फिनोमिना।